नमस्कार। अव्वल छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और देश के कई हिस्सों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग उठी और हाल ही में राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के निर्देश दिए। दरअसल हुआ ये कि 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई, जिससे देश के करोड़ों शासकीय कर्मचारी प्रभावित हो गए और इसमें छत्तीसगढ़ के 4 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अब इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा जब हुई, उसके बाद राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में नवीन अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की। प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना लागू होने के बाद साल 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए की जा रही 10% मासिक कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर भविष्य निधि में मूल वेतन का 12% की कटौती शुरू की गई है। अब पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई और क्या कुछ हुआ, क्या वाकई अधिकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिला, पुरानी पेंशन से क्या वाकई टेंशन हुई, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे और हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या वाकई पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद लाभप्रद ये योजना है। इसके लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिशुपाल सोरी जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिशुपाल जी आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चेतन भारती जी, प्रांत अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ पेंशनर्स के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी। और जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अध्यक्ष हैं लिपिक वर्ग से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिशुपाल जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि जब पुरानी पेंशन बहाल योजना शुरू हुई, उसके बाद हमने देखा कि 3 लाख से ज्यादा जिस तरह से कर्मचारी हैं प्रदेश में, उसके बाद लंबे समय से मांग उठ रही थी और आखिरकार वो समय जब आया तो वो उत्साह भी तस्वीरों में हमने देखा था। मिठाइयां बटी, जगह जगह पटाखे फोड़े गए, क्योंकि लंबे समय से जो कवायद थी, जो मांग थी, वो अचानक से पूरी हो गई। किस तरह से देखते हैं? ये रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन होता है वो सुरक्षित होनी चाहिए। तो ये जो अंशदायी पेंशन है जो नवीन आया है 1 नवंबर 2004 से, तो वो नया एक पेंशन स्कीम लेके आए, अंशदायी पेंशन योजना, जिसमें जितना कर्मचारियों के वेतन से कटता है राशि, उतनी ही राशि गवर्नमेंट अपना करके एक अलग खाते में उसको जमा करते हैं और जब वो रिटायर होता है तो वो राशि उनको एक मुश्त वापस कर दी जाती है। पर ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम में है, ये एक पेंशन जो लगातार उनके जीवन काल तक और उनके जीवन नहीं होने पर जो उनके फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, जिससे उनका जो बाकी का जीवन है वो सुरक्षित हो जाता है। तो ये जो योजना है, इसीलिए इसकी मांग कर्मचारी संघों द्वारा जब से ये शुरू हुआ नया पेंशन योजना, तब से ही किया जा रहा था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको लागू किया और 1 अप्रैल 2022 से। तो ये कर्मचारियों के हित में है और उनके जो पेंशन के बाद उनके जो परेशानियां आती है और एक सुरक्षित भविष्य उनका रहे, इसलिए ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण है ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि जो बुढ़ापे में जो परेशानियां आती हैं उसे दूर करने की कोशिश है। हमारे साथ जवाहर जी भी जुड़े हुए हैं। जवाहर जी अध्यक्ष हैं लिपिक वर्ग से। जवाहर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्या वाकई कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान भी किया था और पेंशन दृष्टा की उपाधि से उन्हें नवाजा भी किया, लंबे समय से जो मांग उठ रही थी, किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई में ये योजना अव्वल छत्तीसगढ़ बनाने में कारगर भूमिका निभाएगी? जरूर जरूर। राज्य सरकार के द्वारा NPS को हटाकर OPS से लागू किया। ओल्ड पेंशन स्कीम होता है, योजना है। NPS में जब रिटायर होता तो 60% मिलता था और जब कोई भी कर्मचारी अगर मृत्यु हो गया, डेथ हो गया, तो 20% ही देते थे। अभी OPS होने में इतना सारे कर्मचारी राज्य सरकार के इतने मांग पूरी हुई जो हम चाहते थे और सभी को लाभ मिल रहा है, क्योंकि अब OPS में सभी चीज़ें जारी हो जा वो लागू हो जाएगा। PF भी कटना लगेगा। अभी का OPS के जो प्रोसेस हैं
वो संचालक के द्वारा कोर्स लेकर हम पेंशन ही कर रहे हैं अभी वर्तमान पर। उसके बाद फिर जीपीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर महालेखाकार की ओर नया अकाउंट नंबर जनरेट होगा, तो उनको कभी भी उसमें से पैसा आहरण कर सकते हैं सभी कर्मचारी अपने। जी, तो सभी पैसा जो है वो आहरण कर सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ चेतन भारती जी भी हैं, प्रांत अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ पेंशनर्स से जुड़े हुए हैं। चेतन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जब तरह हमने वो देखा, उत्साह भरी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से उत्साह आया था, क्योंकि लंबे समय से काफी दिनों से कवायद भी उठ रही थी, क्या वाकई में ये योजना मील का पत्थर साबित होगी? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने 1/11/4 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस का स्कीम देने का स्वीकार किया। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों ने अखिल भारतीय पेंशनर फेडरेशन नई दिल्ली से हम लोगों ने मांग किया था कि ओपीएस का सभी राज्यों में इसको लागू किया जाए, लेकिन कुछ राज्यों ने, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऐसे कुछ राज्यों ने ओपीएस लागू कर दिया, जो हमारे भविष्य में रिटायर होने वाले या दिवंगत होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और अभी तो 1/11/4 के बाद नियुक्त हुए हैं, उनको पेंशन की पात्रता बहुत 30 के बाद ही आएगा, लेकिन शासन ने जो किया है उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, तो बहुत धन्यवाद तो देते ही हैं। चेतन जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या वाकई जो, क्योंकि 2008 से कुछ शिक्षकों की नियुक्ति हुई, फिर ये भी कहा जा रहा था कि कुछ की नियुक्ति 2018 से संविलियन के तहत हुई, तो इनमें काफी पेच भी फंसा हुआ था, तो क्या वो अब ठीक हो चुका है या किस तरह से उसे ठीक करना होगा, क्या कुछ रहेगा उसमें? सबसे पहले इस स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में जो चालू हुआ है, उनके लिए ओपीएस लागू करे हैं, तो उनको क्वालिफाइंग सर्विस कब से लेंगे, या संविलियन तिथि से, या जिस दिन से उनको रेगुलर किए हैं उस दिन से दिया जाना है, इसका क्लियरिफिकेशन करना चाहिए, ताकि हमारे कर्मचारियों को उसकी जानकारी मिल सके और वो आश्वस्त हो सकें। हम लोग तो पुराने पेंशन ले रहे हैं और पेंशन हमारी मांग है, 10 सूत्री मांग। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे सागरा में 2018 में, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हमारे पेंशनों के जो भी मांग है उसको हम पूरा करेंगे। और अभी 10 सूत्री मांग हमने अपने पेंशनों के लिए किया था, उसमें था कि दोनों राज्यों को, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनों को पेंशनरी लाभ आदेश देने के लिए दोनों राज्यों को सहमति लेने की आवश्यकता पड़ रही है। यह व्यवस्था समाप्त किया जाना चाहिए, और उसे नियम लोग बोलते हैं अधिनियम 249, राज्य पुनर्गठन नियम अधिनियम 2000 के नियम 49 और उप नियम 6 में ये उल्लेख कहीं नहीं है कि दोनों राज्यों को सहमति लेने की आवश्यकता पड़े। हमने कई बार निवेदन किया, दोनों राज्य के मुख्यमंत्री को लिखे हैं, दोनों राज्य शासन को लिखे हैं, मुख्य सचिव को लिखे हैं, लेकिन उस पर ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। जबकि उसी साथ 2 और राज्य को गठन हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और बिहार और झारखंड। यहाँ वही नियम है, यहाँ पर 49 है, वहाँ पर 52 है, वहाँ पर 64 है। तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक दूसरे राज्य को सहमति लेने का आवश्यकता पड़े। लेकिन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेंशनों को लाभ देने के लिए जो भी आदेश निकालना हो, चाहे महंगाई राहत हो, चाहे वेतन नियमन के अनुसार पेंशन नियम लागू करना हो, वो लागू नहीं हो पाया है। इसको हम लोग किए हैं, और उसके बाद हमारी मांगों पर शासन ने बहुत गंभीरता से विचार किया और हमारे कुछ मांगों पर उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया। हमने निवेदन किया था कि जी केंद्र गवर्नमेंट अपने पेंशनों को 1 जनवरी और 1 जुलाई से आदेश करता है, चाहे वेतनमान हो या वेतनमान के अनुसार हो या फिर राहत पेंशन हो, 1 जुलाई से किया जाए। तो शासन ने हमारी इस मांग को पूरा कर दिया है, और अभी 4%, 5% और 4% का आदेश 1 जुलाई 2023 से देने के लिए आदेश किया है। इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ।
तो धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने वो छिपा नहीं किसी से भी। सोनी जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे, जब केंद्र सरकार ने योजना लाई तो कई राज्य तो सहमत थे, इसके बाद फिर बजट का कहीं ना कहीं पेच फंसा, उसके बाद अगर देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार या फिर राजस्थान झारखंड को देखें तो यहाँ की सरकारों ने खासतौर से पहल की, और छत्तीसगढ़ सरकार ने खासतौर से पहल करते हुए जिस तरह से पेंशन योजना लाई है, क्योंकि हमने देखा है बुढ़ापे में कई बार होता है बुजुर्ग माता पिता होते हैं, कई बार बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, अनाथ कर देते हैं। इस तरह की कंडीशन में अगर ये योजना आती है तो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होती हुई आने वाले समय में नजर आई। पेंशन के बाद जब एक साथ राशि दे देते हैं तो बच्चे उनको ले लेते हैं, और ये जो पेंशनर हैं उनको बहुत दिक्कत होता है, और ये बड़ा मानवीय समस्या भी था और एक गंभीर समस्या भी था। तो अब कम से कम वो जो पेंशनर हैं उनको एक सिक्योरिटी उनको जो रहेगी आगे आने वाले जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए उनके पास एक सुरक्षित भविष्य रहेगा। और कुछ विरोधाभास की बात बताई गई है, क्योंकि ये जो स्कीम के जो पैसे जो जमा होते हैं वो उस सरकार के यहाँ जमा होते हैं। जैसे जब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था तो ये जो जीपीएफ के पैसे थे वो वहाँ के शासन और वहाँ का जो ट्रस्ट होता है उस पे जमा होते हैं। जीपीएफ के लिए अलग से होता है। इसी तरह अब जब छत्तीसगढ़ बन गया तो यहाँ का एक अलग कोष रखने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो एक कोष का जो लेन देन दो राज्यों के बीच जो होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए शायद ध्यान उन्होंने आकर्षित किया था हमारे पूर्व वक्ता ने। पर ये भी जल्दी हो जाएगा। अभी तो जो सीपीएफ जिसको कहते हैं कंट्रीब्यूटरी पेंशन, उसके ही पैसे जो 17,000 करोड़ से ज्यादा के राशि हमारे यहाँ के कर्मचारियों के पैसे जमा है वही वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा दिक्कत है। बाकी हमारी सरकार की जो मंशा है कि हम कर्मचारियों के साथ हैं और उनके कोई भी कल्याण के काम है उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे, और जो भी विसंगतियां इस तरह की छोटे मोटे आते रहे हैं इनको हम दूर करेंगे। बिल्कुल, तो छोटी मोटी जो विसंगतियां हैं उसे दूर करने की भी कोशिश करेंगे। और जिस तरह से अभी जब पेंशन बहाली की बात हुई, उत्साह हमने देखा, तो जवाहर जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे, वो उत्साह हमने देखा था और मंत्री कवासी लखमा उस समय ये कहते हुए भी नजर आए थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर काम करती है और यही वजह है कि नंबर 1 सरकार का तमगा भी एक तरह से उन्होंने दे दिया था। हाँ, राज्य सरकार पहले एक साल किसान का था, दूसरे साल कर्मचारियों का था। उन्होंने पूरा वादा पूरा किए। धीरे धीरे सभी कर्मचारी खुश हैं, उमंग से हैं, कहीं कोई पर दिक्कत नहीं है और धीरे धीरे सबको अच्छा ही कर रहे हैं। सारे कर्मचारी खुश हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं सारे फेडरेशन के, सारे यूनियन के जो भी हैं उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। जी, तो चेतन जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे, पुरानी पेंशन और नई पेंशन को अगर हम समझे तो दर्शक को किस तरह से समझाएंगे कि एक्चुअली वो क्या थी और किस तरह से बहाल हुई है। हाँ, पुरानी पेंशन में क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल की सीमा तक, 33 वर्ष की निरंतर सेवा पर उनको 50% पेंशन मिलता है ओल्ड पेंशन में, और फैमिली पेंशन में अंतिम वेतन के 30% मिलता है। जब किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसको 65 साल की आयु या 60 डेथ के 60 साल जो भी पहले हो उस तक जो पेंशन मिल रहा था वही मिलेगा, और उसके बाद उनको 30% पुनर्विवाह या मृत्यु तक मिलेगा। ये पुराने पेंशन में है। तो नए पेंशन में एनपीएस में वो स्कीम नहीं थी, तो ओपीएस का लागू करने से हमारे ओल्ड पेंशन मिलते रहेगा और हमारे कर्मचारियों को पेंशनों को लाभ मिलेगा। पेंशनों के संबंध में एक और निवेदन करूं, अभी शासन को हमने 80 वर्ष, 85 वर्ष और 90 वर्ष, 95 वर्ष, 100 वर्ष के पेंशनों को जिस दिन से वो 80 वर्ष पूर्ण करिए हैं दूसरे दिन से उनको 20% और 20%, 30% ऐसे रेशो में उनको मिलना चाहिए। पहले
जिस महीने मेरी 80 वर्ष कर रहे हैं उसके दूसरे दिन दूसरे माह से लेते थे, लेकिन अब शासन को हमने निवेदन किया है उसको जिस दिन 80 साल पूरा कर रहे हैं उसी दिन से उनको 20% दिए जाए। और हमने निवेदन किया था 1 जुलाई और 31 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त हुए हैं ऐसे कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट मूलभूत नियम 26A1 के तहत उनको पात्रता आती है। तो हमारे निवेदन को स्वीकार कर शासन ने अभी 3 जुलाई को उसका आदेश प्राप्त कर दिया है। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। जी, धन्यवाद देते हैं। और दूसरी तरफ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से इसको साधारण भाषा में समझें तो क्या समझ में आएगा, जैसे अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी है उनको उसका लाभ मिल जाएगा आने वाले समय में? अभी फैमिली पेंशन में एक पेचीदा डाल दी है, उसको दूर करना चाहिए शासन को। हमने निवेदन किया है जिस दिन पेंशनर की मृत्यु हो जाती है उसके जल्द से जल्द उसके परिवार पेंशन के लिए निर्धारित करना चाहिए। अब वो क्या है, SBI को उसको कस्टोडियन बना दिया है और हर विभाग के हर यहाँ के पेंशनरों को वहाँ से स्वीकृति मिलती है तब उनको पेंशन मिलता है, परिवार पेंशन। लेकिन अगर जिला कोषालय को जहाँ पर उनको पेंशन जारी हुआ है थे, जिला पेंशन को PPO का था, PPO में लिखा रहता है कि कितना फैमिली पेंशन मिलेगा, नियम 8 में उल्लेखित है, उसमें राशि अंकित रहती है, उसके अनुसार भुगतान करने का एक प्रावधान था। तो उसको SBI को भेज करके थोड़ा से पेचीदा हो गया है, उसको सरलीकरण करना चाहिए ताकि फैमिली पेंशनर को सरलता से सुगमता पूर्वक उनको पेंशन मिल सके। और ऐसी स्थिति में क्या है, 3 महीने 4 महीने साल भर विलम्ब रहता है और फैमिली पेंशन को पेंशनर को पेंशन नहीं मिल पाता। इसके लिए सरलीकरण करने का हमारा निवेदन है। हमने पत्र भी लिखा है संचालक कोष लेखा पेंशन को कि इस पर सुधार किया जाए। जी, तो शौरी जी से भी समझना चाहेंगे कि सरलीकरण की जो प्रोसेस है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी या किस तरह से उसको ठीक करने की कोशिश करेगी सरकार? सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों में ही निर्णय लेता है और जैसा सभी ने वक्ताओं ने कहा कि सरकार के इस कदम से काफी वो लोग उत्साहित हैं और एक जन हितैषी आदेश हुआ है। तो अगर छोटी मोटी इस तरह की जो दिक्कतें हैं, आपने बताया भी कि मुख्यमंत्री को इन्होंने ज्ञापन दिया है और जो भी बिंदु उसमें शामिल होंगे वो अलग अलग के जाता है। जैसे वित्तीय मामले आते हैं तो वित्त विभाग को जाता है, कोई लीगल इश्यूज होते हैं तो लॉ डिपार्टमेंट को जाता है। तो इस तरह का हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, सारे सेक्रेटरी से समन्वय करके एक अच्छा नियम बनाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सारी जो विसंगतियां हैं दूर हो जाएगी और हमारे जो पेंशनर हैं उनको सही में उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो सही में उसका लाभ जो है वो मिलेगा और विसंगतियां जल्द से जल्द दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। जवाहर जी, ये भी क्योंकि हमने देखा था कि एक्ट था, संविधान था और उसमें ये कहा गया कि लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ और उसके बाद कई तरह की परेशानियां आई पेंशन को लेकर। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 का वो वक्त था जब ये योजना सरकार ने लाई और उसके बाद हमने देखा वो उत्साह था। लेकिन लिपिक वर्ग से आप चूंकि जुड़े हुए हैं तो लिपिक वर्ग में किस तरह से उत्साह है और किस तरह से उसमें आगे की जो प्रोसेस है वो निभाई जा रही है, क्या कुछ जानकारी मिली इस पे? सरकार के द्वारा 2022 में अंततः लागू भी कर दिया गया। बहुत पुरानी मांग थी, जो NPS में कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा था। जी, मैं पहले ही बताया कि मृत्यु इसमें 20% या कोई सर्विस त्याग कर देता है तो भी 20%, जमा कम 20% और किसी का डेथ होता है या रिटायरमेंट होते हैं, मतलब रिटायरमेंट होते हैं तो उसका 60% लास्ट में, अंतिम में। तो ये उसको सब वो करने के बाद फिर 2022 में ही सरकार के द्वारा लागू OPS लागू ही कर दिया गया, जिसमें सारे कर्मचारी खुश भी हो गए। और पुरानी मांग थी कि OPS होना है, ओल्ड पेंशन योजना कि पूर्णतः पहले पूर्ण की भांति मतलब पेंशन मिलेगा
और उसमें कोई अब कहीं पर कोई कठिनाई नहीं होगी। जी, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई पेच फंसा होगा तो उसे दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। चेतन जी, अंत में ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि बताइए कि पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो शासकीय कर्मचारी अधिकारी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ राजस्थान के बाद देश का दूसरा राज्य भी बन गया। तो ओल्ड पेंशन योजना लागू कर जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी तो उत्साहित है और इसमें जो कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश भी शौरी जी कह रहे हैं कि वो दूर करने की कोशिश आने वाले समय में की जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, एनपीएस में 1/4 के बाद जो सेवानिवृत्त होंगे उनके लिए क्वालिफाइंग सर्विस और कितना उनका कब से लेंगे, संविलियन तिथि से या नियुक्ति तिथि से, इसको भी निर्धारित करना चाहिए ताकि हमारे कर्मचारियों को उसका सही जानकारी मिल सके और लाभ मिल सके। हमारे ओल्ड पेंशनरों को छठवें वेतनमान में 1/1/2006 से छठवें वेतनमान मिला है सभी कर्मचारियों अधिकारियों को। तो पेंशनों को 1/1/6 के पूर्व जो रिटायर हुए हैं उनको 1/9/8 से उनको पेंशन देने का स्कीम लागू किया था, जबकि दोनों शासन ने कमिटमेंट किया था, साधारण राजपत्र में लिखे थे कि हम उनको एरियर्स की राशि देंगे। लेकिन शासन के पास क्या बात हो गई, उन्होंने उस आदेश को वापस ले लिया और 1/9/8 से दे दिया। हमने 32 महीने के राशि देने के लिए निवेदन किया, लेकिन अभी भी अपेक्षित है और आशा करते हैं वो उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। उसी प्रकार 7वें वेतनमान में 1/1/16 के पहले जो रिटायर हुए हैं उन पेंशनों को 1/4/2018 से देना चालू किया है, लेकिन हमें 1/1/16 से ना दे करके 1/4/18 से दिया है और 37 महीने का एरियर्स की राशि भी कभी हमने मांग कर किया है और अनेकों बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक उस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है। इस पर निवेदन करते हैं उस पर भी शीघ्र कार्यवाही करें ताकि हमारे पेंशनरों को, कितने लोग हैं तो हमारे पेंशनर 2-4 साल के बाद उनको चला जाना पड़ता है, तो गंभीरतापूर्वक विचार करने की भी जरूरत है। शिशुपाल जी, आपसे बस अंत में आप यही समझना चाहेंगे चलते चलते कि जिस तरह से हमने देखा था बुढ़ापे में जिंदगी भर तो लोग नौकरी करते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कई बार स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, या फिर दूसरी तरीके से देखें तो आजकल बच्चे जिस तरह से माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, उससे भी लेकर जिस तरह से योजना लाई गई, कितनी महत्वपूर्ण कोई ऐसा संदेश? मैं तो हमारे जितने पेंशनर्स हैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि सरकार के मंशा पे वो लोग विश्वास करें और जो किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो काम हो रहे हैं उसी तरह हमारी इनके लिए भी हितों की रक्षा की जाएगी। और ये जो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, कुछ तकनीकी स्वरूप की बातें भी बताई जा रही थी, तो वो आदेश का भी हवाला दिया जा रहा है, तो उसको भी देख के कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, क्योंकि ये हमारे एसेट हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी भर सरकार की सेवा की है, तो वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको सम्मान पूर्वक जो शेष जिंदगी जीने का हक मिले, ये हमारी सरकार की मंशा है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि इस तरह की कोई भी अड़चने आ रही है छोटी मोटी, तो उन सबको दूर किया जाएगा। चेतन जी, आप भी कुछ कहना चाहिए? मेरा निवेदन ये, हम तो अपेक्षा करते हैं, आशा से भी स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य अंत क्यों टूटे। मैंने कविता पंक्ति, पेंशन पर जीने वाले साथियों और अधिक मत सोचा कर, रुकना नहीं, न टूटना नहीं, न झुकना नहीं, बस पेंशन लेता चल, टेंशन छोड़ता चल, चलता चल, सुबह उठता चल, मन बहलाता चल, गुनगुनाता चल, चलता चल, चलता चल, खुशियों की लड़ी लुटाता चल, लुटाता चल, लुटाता चल, लुटाता चल, चलता चल, और यूं ही कमर झुक जाए तब भी चलते रहिए, क्योंकि आसान है ये रहा और आसान बना भी रही है सरकार, क्योंकि कर्मचारी इतने बड़ा फैसला लिया गया। रिटायरमेंट के बाद काफी चिंताओं से मुक्ति जल्द से जल्द मिल जाएगी। इसी के साथ आप तीनों मेहमान जुड़े होते, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अव्वल छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली पर हम चर्चा कर रहे थे कि कर्मचारी किस तरह से उसका लाभ लेंगे आने वाले समय में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।